जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने एक नए चैप्टर के बारे में जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? अब तक हमने जो पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि एक सेक्टर में जो 2 सेक्टर्स होते हैं हाउस होल्ड फर्म्स, उनके बीच कैसे पैसा फ्लो करता है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, इस बुक के पूरी लास्ट तक इसमें बहुत ही यूज़ होने वाले हैं, ठीक है? तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बता दूं कि इसमें इस चैप्टर में जो भी टर्म्स हम पढ़ेंगे वो सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आती हैं, उनमें से बहुत सारी आती हैं, ठीक है? 3 मार्क्स 5 मार्क्स में आती है, ठीक है? बताता जाऊँगा, आप पढ़ लेना। लेकिन अगर बात करें मोस्टली इसमें सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक्स है सभी इंपॉर्टेंट है और इस पूरी बुक में अभी से लेके और लास्ट तक जितने चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल्स में सब में यूज़ होने वाले, तो प्लीज़ आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या है, तो देखो फर्स्ट चीज़ इसमें आती है डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है? कुछ कॉन्सेप्ट जो है उनमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहली चीज़ आती है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी में डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, ठीक है? तो यानी कि वो जगह, वो प्लेस, वो एरिया जहाँ तक वो हमारा है, घरेलू है, हमारा खुद का है, ठीक है? यानी कि अगर बात करें इंडियंस के लिए, हमारे भारतीय जो है, भारतवासी जो हैं, तो उनके लिए अगर बात करें तो वो जगह या वो बाउंड्रीज़ जहाँ तक हम लोग फ्रीली जा सकते हैं, अपने सारे गुड्स सर्विसेज़ ईज़िली स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिना वीज़ा के जहाँ तक हम अपने काम को कर सकते हैं, उसे हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है? बात करें अगर अमेरिका की, अब हमें अमेरिका में कुछ भेजना है, ठीक है? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है यार, वो अलग देश है, ठीक है? तो वहाँ के लिए वीज़ा लगेगा और बहुत सारे टैक्स वगैरह लगेंगे। लेकिन इंडिया में जहाँ तक करे केरला, ठीक है? इधर बात करें तो असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहाँ तक हमारा पूरा भारत के जितने भी स्टेट हैं, जहाँ तक हम विदाउट वीज़ा हम जा सकते हैं, सारा कुछ अपना कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, वो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, ठीक है? तो इट रिफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटेड, जो कि कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट की जाती है बाय गवर्नमेंट, ठीक है? अब जो हमारा देश है, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट से कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, विदिन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। यानी कि जो भी लोग हैं, जो भी गुड्स है, जो भी पैसा है, वो सारा कुछ फ्री में सर्कुलेट हो सकता है। अगर हम कहीं पंजाब जाएँ तो हमें कुछ चाहिए? नहीं भाई यार, जेब में थोड़ा पैसा डाला, गाड़ी निकाली, चले गए, ठीक है ना? कुछ नहीं। अगर हम अमेरिका जाएँ तो हमें वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। तो दैट्स वाज़ द थिंग यार, हमें अपने गुड्स और लोगों को और पैसे को जहाँ तक हम फ्रीली सर्कुलेट करा सकते हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी आती है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं, कुछ ऐसी जो नहीं आती, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता क्या-क्या, इंक्लूड्स क्या-क्या है? तो पहली बात शिप्स, आपको याद रखना है, जो भी शिप्स हैं, जहाज़ हैं, हमारे जहाज़, ठीक है? जो भी जहाज़ वगैरह हो गए, चलने वाले, और जो एयरक्राफ्ट हो गए, जहाज़ यानी कि जो पानी में जहाज़ चलते हैं वो, और जो हवा में उड़ते हैं एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे इंडियन हैं, जो हमारे भारतवासी हैं, वो, ठीक है? उनके द्वारा अगर कोई जहाज़ है, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई पानी में जहाज़ चलता है, या मेरे पास एयरप्लेन है या कोई प्राइवेट जेट है, ठीक है? बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़, ठीक है? अगर मेरा कोई जहाज़ है जो कि इंटरनेशनल वाटर में चलता है, तो वो मेरी टेरिटरी है, वो हमारी टेरिटरी में आएगा, वो हमारी चीज़ है, ठीक है? क्योंकि हम उस पे हकदार हैं, ठीक है? ऐसे ही अगर किसी और का कोई एयरक्राफ्ट है, जैसे हमारे देश में बहुत सारे एयरप्लेन चलते हैं ना, हमारे देश के हैं ना, लेकिन हर जगह घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं वो उनके हो गए, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएँगे। फिर फिशिंग वेसल्स के मतलब क्या है, जैसे बोट्स, ठीक है ना? जैसे बोट्स चलती हैं जो, और लाइक बात करें ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ठीक है? गैस रिग्स मतलब क्या होता है? रिग्स का मतलब होता है कंटेनर। जैसे कि जो तेल वगैरह है और गैस वगैरह जो हम लोग या कहीं से लेके आएँ, या कुछ हमारे जो भी चलते हैं पानी में, ठीक है? जो वाटर है, अगर हम लोग अपने जो हमारा भारत का पानी है, जहाँ तक हमारी सीमा है, अगर उसके बाहर हम चले जाएँ इंटरनेशनल वाटर में, तो वहाँ हमारे जो भी बोट्स हैं, या कोई किसी भी कंटेनर में हमारा कोई गैस या कोई तेल आता है, तो वो हमारी टेरिटरी में आएगा, ठीक है ना? जैसे बात करी कि हमारी सरकार ने
बहुत सारा क्रूड ऑयल जो है वो मंगाया कहीं दूसरे देश से, ठीक है। अब वो बहुत दूर से, बहुत सारे समुद्र से, सागरों से घूम घूम के आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो अगर अमेरिका के वहाँ से घूम के आया तो वो थोड़ा अमेरिका का हो गया, नहीं, वो हमारा है, घूम के आ रहा है, वो बात अलग है। बट डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा आता है, ठीक है। यानी कि फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म है ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, हमारे देश का कोई रेसिडेंट है उसको, वो ऑपरेट करता है इन द इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर्स में वो चल रहे हैं। सो वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, उसके पास राइट है, वो चला सकता है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ठीक है। फिर एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स, ठीक है, एंड मिलिट्री, जैसे मिलिट्री हो गई या कोई एम्बेसी हो गई, ठीक है, अगर वो किसी और कंट्री में है, लोकेटेड एब्रॉड, कोई फॉरेन कंट्री में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। जैसे अगर बात करें हमारी इंडियन एम्बेसी जो है, ठीक है, अगर हमारी इंडियन एम्बेसी लंदन में है, ठीक है, लंदन में उस इस्टेब्लिश है, तो वो लंदन की एम्बेसी नहीं है, वो हमारी इंडियन एम्बेसी है, ठीक है। अगर हम एक बेसिक बात कर लें यार, कि जैसे हमारे भारत वासी अगर अपनी किसी प्रॉपर्टी में पैसा खर्च करते हैं, कमाते हैं, स्पेंड करते हैं, अब वो चाहे कहीं पर भी हो, वो हमारी चीज़ होगी। अगर हमारी इंडियन एम्बेसी यूके में है, तो हम अपना पैसा वहाँ से कमाते हैं और वहीं पर खर्च भी करते हैं, किसी यूके में तो नहीं लगा रहे ना, तो वो जो एम्बेसी है वो हमारी कहलाई जाएगी, ठीक है। फिर अब कुछ चीज़ें हैं जो इंक्लूड्स नहीं होती हैं, उनमें जैसे एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। अब किसी यूके की एम्बेसी है, या जैसे जापान की एम्बेसी है, या अमेरिका की एम्बेसी जैसे है, वो हमारे इंडिया में है, वो लोग आते हैं, जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सारा कुछ है, उनकी एम्बेसी हमारे देश में है, तो वो हमारे देश में होने के कारण हमारी नहीं है, वो उनकी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबका है। इंटरनेशनल कोर्स जो है वो अगर कहीं पर है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी देश में अगर है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका का होगा, अगर अमेरिका में है तो अगर भारत में होगा तो भारत का नहीं, वो इंटरनेशनल है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं ले सकते, ना ही अमेरिका के, ना ही यूके के, कोई भी नहीं उन्हें नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी डोमेस्टिक टेरिटरी, और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है और नहीं आता वो हमने पढ़ लिया। अब और कुछ और आगे आगे के टॉपिक्स हैं, हम उनको भी पढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? देखो, नॉर्मल रेसिडेंट मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने देश में रहते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं, सारा कुछ इधर ही करते हैं, हम एक नॉर्मल रेसिडेंट हैं। रेसिडेंट का मतलब होता है रहने वाला, जो वहाँ पर रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट में क्या आता है? इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो, या कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी स्कूल है, या कोई हॉस्पिटल है, कुछ भी है, हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री, जो ऑर्डिनरी उसी कंट्री में रहता है, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये पढ़ेंगे अभी, ठीक है, आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है। इट रिफर्स टू दैट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स, यानी कोई भी आदमी या कोई इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो उसी देश में रहता है, काफ़ी समय से रहता आ रहा है, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है, तो वो एक नॉर्मल रेसिडेंट होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं, कि जैसे रेसिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कोई भी इंसान जो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता आ रहा है, उसका वो आता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। इकोनॉमिक का मतलब ही क्या होता है? पैसे से रिलेटेड, यानी कि जिसके भी पैसे से रिलेटेड सारा कुछ एक जगह पर है, उसी कंट्री में है, तो हम लोग एक नॉर्मल रेसिडेंट कहलाए जाएंगे, ठीक है। रेसिडेंट्स कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, वो अर्न करता है, खर्च करता है, accumulation ऑफ फ्रॉम दैट लोकेशन, ठीक है। सारा कुछ उसका जो भी है, कमाने से लेकर खर्च करने तक, कंजम्पशन, सारा कुछ उसका एक जिस कंट्री में है, जिससे वो बहुत लंबे समय से रहता आ रहा है, वो एक नॉर्मल रेसिडेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वो चीज़ें पढ़ते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट्स में कौन कौन नहीं आते, ठीक है। तो फर्स्ट है फॉरेन टूरिस्ट,
जो टूरिस्ट लोग बाहर से आते हैं घूमने के लिए, विजिटर्स, ठीक है, जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं अपने किसके लिए, जैसे रिक्रिएशन, जैसे कोई क्रिकेट हो रहा है हमारे देश में, आईपीएल हो रहा है, वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, तो वो उस इवेंट को देखने के लिए आ रहे हैं, अपने हॉलीडेज़ के लिए आ रहे हैं, ठीक है, छुट्टी वगैरह घूमने के लिए, पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, स्पोर्ट्स के लिए प्लेयर्स आते हैं, तो वो सारे क्या हैं, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं है, वो आ रहे हैं बस घूमने के लिए। फॉरेन स्टाफ, जैसे कोई एम्बेसी है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जैसे बात करिए हमारे इंडिया में किसी जैसे बात करें साउथ अफ्रीका की जो फोर्स है, आर्म्ड फोर्सेस है, उनकी ज़रूरत पड़ गई, मोदी जी ने उनको यहाँ पे बुला लिया, ठीक है, लेकिन वो यहाँ के मेंबर नहीं है भाई, वो वहीं के मेंबर है, फॉरेन स्टाफ है, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आने वाले। जैसे एक बात मैंने बता दी आपको, जैसे हम लोग हैं अपना कुछ भी जो पैसा हमारा इकोनॉमी को ले लेते हैं सिर्फ, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो भी हमने पैसा कमाया, अब वो हम चाहे अमेरिका में खर्च करें अपनी ही किसी चीज़ पर, या हम अपने ऊपर खर्च करें इसी देश में रह के, हम डोमेस्टिक टेरिटरी में आएँगे। अगर हम अमेरिका में जाके एज़ अ लाइक उस पैसे को हम रिक्रिएशन हॉलिडेज़ में खर्च कर रहे हैं, तो वो वहाँ का है, लेकिन हम लोग तो वहाँ घूमने जा रहे हैं ना, तो हम लोग फॉरेन टूरिस्ट हैं, विज़िटर्स हैं, हम लोग नहीं आने वाले नॉर्मल रेसिडेंट्स में। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है जैसे यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई एक पर्टिकुलर कंट्री की नहीं है, ये एक ओवरऑल वर्ल्ड है, ठीक है, इनका जो नॉर्मल रेसिडेंट एरिया जो है वो एक पूरा इंटरनेशनल है, ठीक है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड का है, तो ये कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं है, तो ये भी उस नॉर्मल रेसिडेंट के नहीं आने वाले, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इनकी बात की, बहुत सारी भाई, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में है, तो वो क्या बनवाने से काम होगा उसका, उसमें लोग भी तो आएँगे ना, काम करेंगे, सारा कुछ जो भी एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस है सारा कुछ करेंगे वो। तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, कोई अगर कंपनी कोई बिज़नेस अमेरिका का हमारे देश में है, तो वहाँ पर काम करने वाले अगर अमेरिका के हैं, तो वो लोग अमेरिका में ही आएँगे, ठीक है ना? अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, इंटरनेशनल कोर्ट, यूएनओ हो गया, इसमें जो भी लोग काम करते हैं वो रेसिडेंट नहीं है हमारे नॉर्मल। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, अब जैसे क्रू मेंबर्स जो है फॉरेन वेसल्स, जैसे किसी का जो गैस हो गई, जैसे अमेरिका की गैस है, ठीक है, अमेरिका हमारे देश से गैस लेके जाता है, ऑयल या तेल कुछ भी लेके जाता है, ऐसा समझ लो, ठीक है, तो वो लोग, उनके मेंबर्स स्टाफ हमारे देश में नॉर्मल रेसिडेंट्स के तौर पर नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है। सीजनल वर्कर्स, अब कोई फॉरेन वर्कर्स जो है वो काम करने के लिए आते हैं सीजन वाइज, 2 या 3 महीने रहते हैं, काम करके चले जाते हैं, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। कॉमर्शियल ट्रैवलर्स, जो भी अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम करने के लिए आते हैं घूमने के लिए, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। और बॉर्डर वर्कर्स मतलब यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर भारत है हमारा, ठीक है, अब ये इसका बॉर्डर है, तो यहाँ के मेंबर यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ के यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं अगर ये यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ के हो गए, नहीं, वो तो बॉर्डर वर्कर्स हैं, बॉर्डर के लोग हैं, आसपास एरिया के बॉर्डर के लोग हैं, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये था नॉर्मल रेसिडेंट का पूरा एक पार्ट। अब बात कर लेते हैं, दो और टॉपिक हैं इसके, कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट आता है इसमें सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप, ठीक है। तो देखो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी रहता है, तो आप ध्यान से समझ लो कि सिटीजन का मतलब क्या है और रेसिडेंट का मतलब क्या है। देखो, व्हेन अ पर्सन, अगर कोई इंसान, इंडिविजुअल अगर बोर्न हुआ है हमारे देश में, इंडिया में, ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, इतना तो आप समझते ही हैं और मानते भी हैं कि अगर मैं हूँ, मेरा जन्म मेरे देश भारत में हुआ है, तो मैं भारत का नागरिक हूँ, सिटीजन हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक मुझे ये टाइटल मिला है, ऑटोमेटिक मुझे ये पहचान मिली है। अगर आप हमारे देश में पैदा हुए हो तो हमारे देश के सिटीजन आप कहला जाओगे, ठीक है, कोई भी इसमें वो नहीं है। अब पर्सन आउटसाइड इंडिया, यहाँ से आप समझो, अगर कोई इंसान अगर हमारे बाहर का है, जैसे कोई मानो रसिया का ले लेते हैं आज, अगर कोई भी रसियन है, ठीक है, कोई मेल रसियन जो है, अगर कोई इंसान है, तो अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप, अगर कोई रसिया का, जैसे अगर कोई रसियन है, ठीक है, वो अगर अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए हमारे इंडिया की, ठीक है, एंड इंडियन लॉ, इंडिया का लॉ उसे अलाउ कर देता है टू बिकम इंडियन सिटीजन, ठीक है। जैसे कोई रसियन इंसान है, ठीक है, अगर वो, जैसे पुतिन है,
व्लादिमीर पुतिन को ले लें, जैसे वो हैं, उन्होंने अप्लाई किया है कि मुझे तो इंडिया में रहना है, भारत में रहना है, अच्छा देश है और मुझे उसका नागरिक बनना है। उन्होंने अलाउ किया, ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन दी और हमारा जो लॉ है, इंडिया का लॉ है और हमारे जो भी ऑफिसर्स बैठे हैं, उन्होंने लीगली उनको अलाउ किया कि आप बन सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट सारे कुछ एलिजिबिलिटीज़ थी, उनको सारे का कंप्लीट किया। फिर अब वो व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंडिया के सिटीज़न कहलाए जाएँगे, ठीक है? ऐसे ही नहीं, अगर जो प्रॉपर उनका जो इंडियन लॉ है हमारा, वैसे अगर पूरा जो होगा कंप्लीट, फिर हम कहलाए जाएँगे। जैसे हम अगर इंडियन हैं, अगर हम अमेरिका में जाना चाहें कि हम लोग वहाँ रहेंगे, यहाँ ठीक नहीं है, ठीक है? हम वहाँ जाना चाहें तो हमें पूरा एक लीगली उनको ब एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फिर वो हमको अलाउ करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग अमेरिकन जो है बन पाएँगे, ठीक है? लेकिन हमें नहीं बनना, हमारा देश बहुत अच्छा है, हमें इधर ही रहना है। भारत जैसा कोई देश नहीं है दुनिया में, ठीक है? बहुत अच्छा है, छोड़ के नहीं जाना है इसको। फिर रेसिडेंटशिप, अब रेसिडेंट क्या होता है इसको आप अच्छे से समझ लो। इट इज़ अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि पैसे से रिलेटेड होता है, ठीक है? बेस्ड ऑन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय पर्सन, यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो कि एक इंसान करता है, परफॉर्म करता है, उससे रिलेटेड है। ये वाला पॉइंट आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है? देखो, एन इंडिविजुअल, कोई भी इंसान एक नॉर्मल रेसिडेंट है, ठीक है? एक इंसान जो अमेरिका का है, अमेरिका की जो टेरिटरी है उसका एक नॉर्मल रेसिडेंट है, ठीक है? जैसे अमेरिका को लेते हैं, एंड इफ़ ही ऑर्डिनली रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर इन दैट कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ये समझ रहे हैं आपको कि एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड इफ ही ordinarily resides in that country for a period of more than 1 year, his economic interest also lies in that country। ठीक है, रेसिडेंट जब ही कहलाया जाएगा, जैसे मैं हूँ, अगर मैं अमेरिका में जॉब करता हूँ और मैं 1 साल से ज़्यादा जॉब कर रहा हूँ, ठीक है? 1 साल से ज़्यादा टाइम से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, मोर देन 1 ईयर, तो मैं वहाँ का रेसिडेंट कहलाया जाऊँगा, ठीक है? जैसे अगर बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे चाचा जी हैं, ठीक है? वो अभी इस टाइम मलेशिया में है, ठीक है? 2023 में वो गए थे 3 साल के लिए, 2025 में आएँगे, ठीक है? वो अभी मलेशिया में हैं, तो उन्हें 3 साल के लिए गए ना, 3 साल के लिए वीज़ा है ना, तो उन्हें 2 सालें तो हो चुकी हैं, ठीक है? तो अब वो रेसिडेंट किसके हैं? किसके रेसिडेंट हैं? वो रेसिडेंट हैं मलेशिया के। अब उनका जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पैसा कमाना, खर्च करना, सब कुछ वहाँ हो रहा है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट हैं मलेशिया के। बट वो सिटीज़न कहाँ के? सिटीज़न है वो इंडिया के। यही बात यहाँ पर है कि अगर जैसे मेरा जन्म अगर भारत में हुआ है और मैं बहुत सालों से रह रहा हूँ अमेरिका में, ठीक है? काफ़ी साल से हो गए, जैसे 5 सालें होंगे, ठीक है? तो मैं सिटीज़न तो भारत का हूँ क्योंकि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। बट मैं बहुत दिनों से वहाँ पर काम करता हूँ बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सो मैं रेसिडेंट हूँ अमेरिका का। अगर कोई अमेरिकन पैदा अमेरिका में तो हुआ है तभी तो अमेरिकन है वो। तो कोई अमेरिकन अगर हमारे भारत में आता है, बहुत दिनों से रह रहा है, काम कर रहा है, अपने बिज़नेस को सँभाल रहा है और भारत में ही रहता है मोर देन 1 ईयर, तो वो सिटीज़न सिटीज़न जो है वो अमेरिका का है, अमेरिकन है, बट रेसिडेंट जो है वो हमारे इंडिया का है। बस इतना ही ध्यान रखना कि रेसिडेंट आप जभी बन सकते हो जब आप किसी देश में रह रहे हो 1 साल से ज़्यादा। अब जैसे बात करें, आप ये क्वेश्चन करेंगे कि जैसे आप हैं, आपका जन्म हुआ, ठीक है, इंडिया में, भारत के आप सिटीज़न हो, लेकिन आप 1 साल होने से पहले ही आप चले गए अमेरिका, आपके पापा-मम्मी ले गए जब आप छोटे से थे, ठीक है? तो आप रेसिडेंट यहाँ के नहीं कहलाए जाओगे। रेसिडेंट फिर जहाँ अगर आप जितने दिन रहोगे, वहाँ ज़्यादा दिन रुके, तो वहाँ के रेसिडेंट हो जाओगे। लेकिन सिटीज़न यहीं के रहोगे, ठीक है? चाहो 1 दिन रुको या 2 दिन रुको, ठीक है? जन्म यहाँ तो हुआ ना, तो आप सिटीज़न यहाँ के रहोगे, रेसिडेंट यहाँ, बस इतना आप समझ लो, ठीक है? बस आप ये वाली डिफिनिशन जो है वो समझ लेना और इसमें ये वाली समझ लेना, ठीक है? और अगर डिफ़रेंस देखना है तो ये दोनों को समझ लेना, अगर बनना है किसी को तो ये वाला, ठीक है? कोई बाहर का इंसान अगर है तो ऐसे वाला आप समझ लेना। अब और कुछ टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, ठीक है? अब देखो भाई, ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएँगे, सारे आपके आगे यूज़ होने वाले हैं। अब तक डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट जो थे, ये दोनों को आप अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन में आ सकते हैं 5 मार्क्स में, ठीक है? और इसके बाद जो सिटीज़नशिप और रेसिडेंटशिप पड़ा, वो 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है? और वो थोड़ा डिफरेंस पूछ लेते दोनों में, आपको समझ में आया होगा, ठीक है? वो आगे यूज़ नहीं होने वाले, डोमेस्टिक टेरिटरी आएगा, वो आप हम देखेंगे डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। बट
यहाँ से आगे जो चलेगा फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, सारा कुछ और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। सारे कुछ अब आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले हैं, इसलिए सही से समझते हुए चलना, ठीक है? कोई भी आगे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो देखो, ये जो फैक्टर इनकम है और नेशनल इनकम है, इन दोनों के बीच डिफरेंस आप समझ लो। इट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है? कि ये डोमेस्टिक इनकम में भी काउंट किया जाता है एंड नेशनल इनकम में भी काउंट किया जाता है, दोनों में आता है, ठीक है? बट ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। ना तो ये डोमेस्टिक में आता है, ना ही नेशनल में आता है, ठीक है? इट इज़ एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है जो हम अर्न करते हैं किसी काम को करने में और उसके रिटर्न में हमको ये पैसा मिलता है, ठीक है? दैट इज़ फैक्टर इनकम, ठीक है? हमने किसी फैक्टर से कमाया है वो पैसा। इट इज़ अ रिसेप्ट कॉन्सेप्ट, ये एक रिसेप्ट है, यानी कि किसी ने हमको ट्रांसफ़र करा है, किसी ने हमको दिया है। इट इज़ रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट यही है डिफिनीशन इसकी कि फैक्टर इनकम जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमको मिलती है। हमने कुछ काम किया है तभी तो हमें वो इनकम मिलेगी, इसीलिए हमें जो किसी रिटर्न में हमको मिली है तो हमारी इनकम है। हमने अपने देश में कमाया है, देश में रह के कमाया है, तो नेशनल में भी जाएगा और हमारे डोमेस्टिक में भी जाएगा, ठीक है? बट इट इज़ रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है? जैसे हाउस होल्ड्स हो गए, ठीक है? हाउस होल्ड टैक्स पे करते हैं, ठीक है? टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के लिए वो एक वन साइडेड इनकम है, ठीक है? वो एक रिसेप्ट है। उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ किया नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ काम थोड़ी ना किया है, तो वो क्यों नेशनल इनकम में जाएगा, क्यों डोमेस्टिक इनकम में जाएगा? वैसे ही गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड्स को सब्सिडीज़ देती है, ठीक है? सब्सिडीज़ देती है, तो वो भी एक हाउस होल्ड के लिए एक वन साइडेड इनकम है। हाउस होल्ड ने कुछ किया नहीं है, सब्सिडीज़ मिल रही हैं, तो वन साइडेड है, ट्रांसफ़र इनकम और रिसेप्ट है, वो भी नेशनल और डोमेस्टिक में नहीं जाने वाली। जैसे अगर बात कर लें एग्ज़ाम्पल की, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड फर्म्स को अपनी लैंड देता है, ज़मीन दी या लेबर के तौर पे काम कर रहा है या पैसा लोन पे दिया या एंटरप्राइज़ खोली उसने अपनी, ठीक है? तो उसके बदले लैंड के बदले रेंट मिलेगा, लेबर के बदले बेसिस मिलेंगे, नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है तो पैसा मिलेगा बेसिस, लोन पे दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्राइज़ खुद का खोला है उसने तो वहाँ का प्रॉफ़िट भी बोलेगा कि यहाँ पे वो यार कुछ काम कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे काम कर रहा है तो वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से उसने उसने वो इनकम कमाई है, किसी फैक्टर से कमाई है तो वो एक फैक्टर इनकम कहलाती है। बट यहाँ पर उसको किसी ने ट्रांसफ़र किया या उसने किसी को ट्रांसफ़र किया, तो ये एक ट्रांसफ़र इनकम कहलाई जाती है। जैसे स्कॉलरशिप हो गई, अब स्कॉलरशिप मिलती है, खुश मत हो वो मिलेगी नहीं, ठीक है ना? तो स्कॉलरशिप जो है वो एक वन साइडेड इनकम है। हम किसी को स्कॉलरशिप देते हैं या कोई हमको स्कॉलरशिप देता है, ठीक है? तो वो एक वन साइडेड, हमने कुछ काम थोड़ी ना किया है, तो वो क्यों किसी उसमें जाएगा, फैक्टर में काउंट किया जाएगा। नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में वही इनकम काउंट की जाती है जो हमने किसी मेहनत से कमाई है, यानी कि किसी का प्रोडक्शन करके कमाया। जैसे हमने अपनी एंटरप्राइज़ खोली, उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं मिल्क का, यानी कि मिल्क से कर्ड, घी वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ से पैसा आ रहा है, वो जाएगा। लेकिन ओल्ड एज पेंशन्स, ठीक है, ये मिल सकता है आपको, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टाइम आएगा तब मिलेगा जब आपको इसके लिए ओल्ड होना पड़ेगा, ठीक है? बूढ़ा होना पड़ेगा तब आपको ये मिलेगा, लेकिन उम्मीद बनाए रखो, मिलेगा ज़रूर, ठीक है ना? तो ओल्ड एज पेंशन्स होगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गए, जो लोग बेरोज़गार हैं, उनको जो मिल रहे हैं, जैसे आज के बात करें तो बीजेपी जो है काफ़ी सारे फार्मर्स को मतलब मंथली टू मंथली पैसे भेज रहे हैं अकाउंट्स में उनके, ठीक है? तो वो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, तो वो भी नहीं करा जाएगा। तो बस आप इतना समझ लो, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम में एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है कि अगर आपने कोई पैसा किसी काम को करने से उसके बदले में आपको मिला है, तो वो फैक्टर इनकम है क्योंकि आपने किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर से वो कमाया। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम वो है जिससे आपने किसी को कुछ दिया। जैसे हमारे मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती अच्छी है। अब व्लादिमीर पुतिन ने कोई गिफ्ट भेजा मोदी जी के लिए, ठीक है? गिफ्ट में दिया उनको, तो वो क्या है, वो ट्रांसफ़र इनकम में जाएगा, वो नहीं गिना जाएगा डोमेस्टिक या नेशनल में, ठीक है?